हेलो गाइज, आप लोग का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो मिशन 18 जुलाई यानी कि एक सरकारी सीट का जो मिशन है वो हम लोगों ने आज से शुरू कर दिया है। लेकिन एक काम करना है कि अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो तो आपके पास एक कॉपी और एक पेन होना चाहिए। और जहाज यानी कि जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, जरूरी नहीं कि एज इट इज वही क्वेश्चन है, हो सकता है उस क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव कर दिया जाए। तो हम लोग उस बदलाव के लिए भी तैयार रहेंगे। तो आप लोग कॉपी पेन रख लीजिए, एक रफ रख लीजिए अपने पास, और उन क्वेश्चन को अगर आप लिखते हुए चलेंगे तो डेफिनेटली आपके बहुत सारे नंबर जो है क्लियर होंगे जब आप 18 जुलाई को आप पेपर देने के लिए जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, हम लोग देर बिल्कुल भी नहीं करेंगे, कि मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित थी, ये आप बता दीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन, और इसके लिए हम बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे। आप लोग जो है आंसर टाइप करते हुए चलिएगा, ज्यादा लंबी वीडियो ना बने, इसलिए मैं आपको बता दूं कि जो मातृ देवी पूजा थी वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी। इससे संबंधित एक जो क्वेश्चन आपको मैं बता दूं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, आप सभी लोगों को पता है, जो हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है, ये जो है एक मातृ सत्तात्मक थी। मातृ सत्तात्मक का मतलब क्या होता है कि यहां पर औरतें जो होती थी वो घर की मुखिया होती थी। यहां तक बिल्कुल जो है क्लियर हो चुका होगा। चलिए बढ़ते हम लोग अपनी अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म के अनुयायियों के द्वारा निर्मित किया गया था, ये आप लोग बता दीजिए। कि जो माउंट आबू, सबसे पहले तो एक क्वेश्चन बन जाएगा कि माउंट आबू जो है वो कहां पर स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। और जैन मंदिर जो है, जो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर यानी कि जो ये मंदिर है वो किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है। और किन अनुयायियों के द्वारा इसको बनाया गया था, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं बताऊं तो जैन मंदिर है, तो जाहिर सी बात है ये किसके अनुयायियों द्वारा बनवाया गया था, तो जैनियों के द्वारा ये मंदिर को बनवाया गया था। जो एक्स्ट्रा पॉइंट मैं क्वेश्चंस में बता रहा हूं वो चीज आप क्लियर करिए, केवल मेरे गाइड पर अगर आप चलोगे। ऐसा नहीं होता कि आप क्वेश्चन को ऐसे से आंसर रटते हुए चले जाइए, ये तो कोई भी रट सकता है। ऐसे आप रटोगे तो क्वेश्चन के ज्यादा फायदे नहीं होंगे, आप इन क्वेश्चन को लिखते हुए भी चलिए। अगला क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यूपी बीएड के एग्जाम में सबसे ज्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे ज्यादा बार। आप प्रीवियस ईयर उठाओगे सबसे ज्यादा क्वेश्चन है कि गीत गोविंद जो है किसकी कृति है। तो इसमें आपको सिर्फ एक पॉइंट याद रखनी है कि ये जयदेव का है, और यही एक पॉइंट बार बार इस क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। अगर पसंद आ रहा सेशन तो लाइक करते हुए चलिए। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बता दीजिए सभी लोग। चलिए, शिवाजी का जो है राज्याभिषेक कब हुआ था, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बता दीजिए। चलिए, तो ये हुआ था भैया 1674 ईस्वी में। मैं आपको क्लियर कर दूं, 1674 ईस्वी में इनका जो है राज्याभिषेक हुआ था। और मैं आपको एक बात और क्लियर कर देता हूं, सबसे पहले तो बता दूं इसमें कि इनका जो जन्म हुआ था वो 1627 ईस्वी में हुआ था, यानी कि जो पहला ऑप्शन लिखा है जन्म का है। और 1680 में इनकी मृत्यु हो गई थी, यानी सिर्फ ये 53 साल की उम्र में ये जो है खत्म हो गए थे, यानी एक्सपायर हो गए थे। और 1674 में इनका जो है राज्याभिषेक हुआ था। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिवाजी के गुरु का क्या नाम था, आप लोग रफ में नोट करते हुए चलेगा। तो इनके गुरु का नाम था गुरु कोंडदेव। अब इससे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में कभी नहीं पूछे जाएंगे, तो याद रखिएगा, जन्म 27, मृत्यु 80 और राज्याभिषेक 74 और गुरु का नाम गुरु कोंडदेव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिए कि हाँ जो है टॉपर्स इन चैनल पर अब क्लासेस स्टार्ट हो रही है और आपको डेली क्लासेस मिलेंगी आपको। क्वेश्चन नंबर 5, अकाल तख्त का निर्माण करता इनमें से कौन से गुरु थे, ये आपको बताना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, अकाल तख्त का मतलब भी एक बार एग्जाम में पूछा गया था। तो अकाल तख्त का मतलब होता है ईश्वर का सिंहासन, ये भी आप लिख लीजिएगा। अकाल तख्त का मतलब होता है ईश्वर का सिंहासन। और इसकी जो स्थापना की थी, या हम कहें इसका जो निर्माण करवाया था, वो करवाया था गुरु हरगोविंद ने। गुरु हरगोविंद ने करवाया था, और ये सिख गुरु के 6वें गुरु थे। क्लियर है, इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इनसे जितने भी पॉइंट क्लियर हो सकते हैं वो सारे पॉइंट मैं बता दूंगा, आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, तो इनका ये तो नाम आपको पता होगा, वास्को डी गामा। ठीक है, इन्होंने भारत की खोज भी की थी, या हम कहें समुद्री मार्ग की इन्होंने खोज की थी। और इसके बारे में अगर हम बता दें इनमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो किस ईयर में ये आए थे, तो 1498 ईस्वी में ये आए थे। और कहां पर ये पहुंचे थे, सबसे पहले तो कालीकट नाम की एक जगह थी, वहां पर ये पहुंचे थे। क्लियर है, चलिए
चलिए, और भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि किस शासक ने इनका स्वागत किया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उस शासक का नाम था जमोरिन, यानी कि जब ये आए थे तो उस टाइम पर किस राजा ने या किस शासक ने इनका स्वागत किया था, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जमोरिन याद रखिएगा, आप लिख लीजिए अगर आप रफ है आपके पास। अगर आप मेरी क्लास कर रहे हो तो आपके पास एक रफ और एक पेन होना चाहिए, ये चीज आप याद रखिएगा। भले ही जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं ये इस पर आप ध्यान मतलब जो है इसको आप ना नोट डाउन करें, लेकिन जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूं आपको, जैसे क्वेश्चन में क्या करना है कि अगर मैंने क्वेश्चन नंबर 7 लिखवा दिया कि भारत में पहली अंग्रेजी व्यापारी कंपनी कहां खोली गई, या हम इसी क्वेश्चन में बात करें तो यहां पर आपको लिख देना है भारत की खोज वास्को डी गामा, ईयर 1498, स्वागत किया जमोरिन ने, कहां पहुंचे कालीकट। इतनी पॉइंट केवल आप लिख लीजिए यहां से। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, भारत में पहली अंग्रेजी व्यापारी कंपनी कहां खोली गई थी, चलिए बताइए। बहुत बढ़िया, बताइए सभी लोग, भारत में पहली व्यापारिक कंपनी कहां खोली गई थी, बहुत बढ़िया बताइए। आंसर जरूर टाइप किया करिए सभी लोग, आंसर नहीं टाइप करोगे तो मजा नहीं आएगा। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग बता दीजिए। तो ये थी आपकी सूरत। सूरत में जो है सबसे पहली जो व्यापारिक कंपनी थी, अगर मैं ईयर की बात करता हूं यहां पर, तो 1611 ईस्वी में जहांगीर के शासनकाल में जो है ये स्थापना हुई थी इसकी, याद रखिएगा, ठीक है। और ये पहला कारखाना था। चलिए, तो 1611 ईस्वी में सूरत में हुई थी। शासक पूछ लिया जाए किसके समय में, तो जहांगीर जो है इनके शासक थे, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति में किस स्थान से संबंधित रही थी, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये 1857 की क्रांति जो है आपके सिलेबस में मोटे हेडिंग में लिखा है, यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए हम लोग क्लियर कर लेते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ, ठीक है, यहां से इन्होंने नेतृत्व किया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, गांधी जी के द्वारा क्रियान्वित प्रथम सत्याग्रह जो नील किसानों से संबंधित रहा, किससे जुड़ा हुआ स्थल था, बताइए आप लोग, काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये आपका संबंधित है जो है चंपारण से, और अगर हम बात करें तिनकठिया प्रथा के नाम से आप इसको जानते थे, चंपारण से ये संबंधित था। और हम बता दें ये कब हुआ था, तो 1917 ईस्वी में ये हुआ था। आप क्लियर करते हुए चलिए, मजा आ रहा है तो लाइक करते हुए चलिए। चलिए तो अगला जो क्वेश्चन है वो आपका है, भारत नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन सा हिंदू राजा विख्यात है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है और आपको पता भी होगा, उम्मीद करता हूं मैं, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा है ये क्वेश्चन। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो आप सभी को पता होगा कि समुद्रगुप्त जो है इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लीजिएगा, एक क्वेश्चन ये एग्जाम में आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मिहिर भोज राजपूतों के किस कुल से संबंधित थे। ये प्रीवियस ईयर में ही आया हुआ क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो मिहिर भोज थे वो राजपूतों के किस कुल से संबंधित थे, तो आपका आंसर हो जाएगा प्रतिहार। इससे ज्यादा इनसे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। जहां पर लगेगा कि हाँ क्वेश्चन बन सकते हैं वहां पर मैं जरूर बताऊंगा। एक क्वेश्चन और है, प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था। ये तो डायरेक्टली क्वेश्चन ही पूछ लिया गया जो अभी अभी हम लोगों के ऊपर था ये, ठीक है। तो इसका भी राइट आंसर मिहिर भोज ही हो जाएगा, क्योंकि जो प्रतिहार वंश था उसका सबसे जो है प्रबल या सबसे अच्छा शासक की अगर हम बात करें या सबसे ज्यादा समय तक जो वहां पर राज किए वो मिहिर भोज ही थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, टुंड्रा क्या है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। टुंड्रा क्या है, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। तो अगर हम टुंड्रा की बात करते हैं तो ये एक शीत मरुस्थल है। इसमें एक क्वेश्चन और एग्जाम में अभी हाल ही में पूछा गया है पेपर में, यानी 2-4 महीने 6 महीने पहले जो पेपर था उसी में ये पूछा गया था कि जो टुंड्रा है, टुंड्रा जो है एक रसियन शब्द है, मैं आपको बता दूं, ये रूस का शब्द है टुंड्रा, और इसका मतलब होता है दलदली जमीन। मैं आपको बता दूं, अगर पूछ लिया जाए कि टुंड्रा का अर्थ क्या होता है तो दलदली जमीन होता है, और इसका राइट आंसर शीत मरुस्थल हो जाएगा। यानी टुंड्रा जो है उसको शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। चलिए, समताप मंडल, ताप मंडल, क्षोभ मंडल या मध्य मंडल, ये हमें क्लियर होना चाहिए आप लोगों को कि टोटल जो हमारी वातावरण है या जो हमारा वायुमंडल है इसमें टोटल जो है 5 लेयर है। अगर मैं आपको बता दूं 5 लेयर इसमें होती है। सबसे निचली वाली जो परत होती है इसको हम क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं, जो इसका जो है राइट आंसर भी होगा। समताप मंडल में अगर मैं बात करूं तो समताप मंडल में ओजोन की परत पाई जाती है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं जो आपकी मध्य मंडल है तो ये आपके बीच में होती है। एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है आयन मंडल में, तो जो हमारी रेडियो तरंगे होती हैं या जो हम सैटेलाइट वगैरह जो हम भेजते हैं वो भी हमारी कहां होती है, वो आयन मंडल में होती है। तो ये बात क्लियर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया।
भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? चलिए इसके बारे में हम बता देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख का पठार। और अगर मैं बात करूं यहां पर तो ये 10,000 फीट की ऊंचाई पर होता है। क्लियर है आपका? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, बता दीजिए। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन यहां से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में हम लोग क्लियर कर लेते हैं। चलिए बहुत अच्छे। तो आपको पता होगा कि गोदावरी जो है ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। बहुत बढ़िया। चलिए इसको जो है दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगर मैं आपको बता दूं, दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी को जाना जाता है और दक्षिण की गंगा के नाम से कावेरी को जाना जाता है। दोनों में कंफ्यूजन मत लाइएगा कभी। दक्षिण गंगा गोदावरी और दक्षिण की गंगा यानी जिसमें की लग जाएगा बीच में वो कावेरी होगी। यहां तक क्लियर करिएगा आप लोग। पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है ये आप बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 जो है, पश्चिमी घाट का उत्तरी भाग, कोई छोड़कर वीडियो नहीं जाएगा। जो भी वीडियो छोड़कर जाएगा समझ लीजिए कि आज की क्लास से कम 2 नंबर जो आप जो है छोड़कर जाओगे एग्जाम में, और आधे नंबर से रैंक डिसाइड हो जाती है आपकी। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है, पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन होगा, आपको पता भी होना चाहिए। कोंकण तट के नाम से इसको जाना जाता है। चलिए कोंकण तट के नाम से। वह प्रोग्राम जो किसी व्यक्ति द्वारा पढ़ा जा सके उसे क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए तो इसे जो है ह्यूमन कोड के नाम से जानते हैं। जो है जिस प्रोग्राम को कोई व्यक्ति पढ़ सकता है, ह्यूमन कोड। और इसी का दूसरा नाम है, आप लोग देखते होंगे आए दिन मोबाइल वगैरह में, कैप्चा कोड जिसको आप कहते हो। ये ह्यूमन कोड को ही कैप्चा कोड कहा जाता है, याद रखिएगा इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 19, रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि का संग्रह क्या है? उपन्यास है, नाटक है, कविता है या छोटी कहानी है? बताइए आप लोग। बहुत बढ़िया, बताइए। रविन्द्रनाथ टैगोर की जो गीतांजलि है वो क्या है? उपन्यास है, नाटक की संग्रह है, कविता है या छोटी कहानी है? तो ये जो संग्रह है आपका, ये कविताओं का संग्रह है। जो इनकी गीतांजलि है ये कविताओं की संग्रह है, अगर मैं आपको बता दूं। और इसी कृत के लिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था, आपको मैं बता देता हूं। तो सबसे पहले तो याद रखना है कि गीतांजलि किसकी रचना है? रविन्द्रनाथ टैगोर। और रविन्द्रनाथ टैगोर को किस कृति के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था? तो गीतांजलि। और ये किसका संग्रह है? तो कविताओं का संग्रह है। उम्मीद करता हूं 3 पॉइंट आपको क्लियर होंगे इस क्वेश्चन से। टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम कहां से कहां तक बिछाई गई थी, ये बताइए आप। काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। तो मैं आपको बता दूं, टेलीग्राफ जो है आपकी, टेलीग्राफ लाइन की अगर मैं बात करूं तो ये आपकी, अगर मैं इसके आंसर की बात करता हूं, यानी जो क्वेश्चन नंबर 20 है, ये कलकत्ता से आगरा बिछाई गई थी। और किस ईयर में बिछाई गई थी? तो 1853 ईस्वी में बिछाई गई थी। जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं सारे क्वेश्चन आपको बता दिए जा रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? बहुत बढ़िया, किस, चलिए इसका राइट आंसर बताइए। उम्मीद है आपको ये संविधान का ये क्वेश्चन आपको क्लियर भी होगा। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूके यानी कि ब्रिटेन। इसका जो है अलिखित संविधान है और भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, अगर मैं आपको बता दूं तो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22, सामूहिक उपभोग का क्या अर्थ है? सामूहिक उपभोग का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 22 है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी इकोनॉमिक की क्वेश्चन है। आपको पता है जीके जीएस में इकोनॉमिक भी आती है आपकी बीएड के एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अगर मैं आपको बता दूं, कि सामूहिक जो आपका उपभोग होता है या सामूहिक खपत होता है, इसका जो संबंध होता है वो घरेलू खपत से होता है। यानी आप समूह में कोई चीज खाते हो, कोई चीज घर में लाते हो, परिवार में लाते हो, तो आपका वो घरेलू खपत हो जाता है, जिसे ही सामूहिक खपत के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, राष्ट्रीय आय को और किस नाम से जाना जाता है? जो आपकी नेशनल इनकम होती है, राष्ट्रीय आय होती है, उसका और कौन सा नाम है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं बिल्कुल भी देर नहीं करूंगा इसका आंसर बताने में। एनएनपी इसका जो है राष्ट्रीय आय का दूसरा नाम है। बहुत बढ़िया। भारत में राज्यों के लिए राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? बहुत बढ़िया, बता दीजिए सभी लोग। भारत में राज्यों के लिए राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो आपको कुछ नहीं सोचना, सीधा बिक्री कर लगा देना है और आपको कुछ इसमें सोचना नहीं है। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से किस वर्ष भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? हालांकि ये जो है करंट की न्यूज थी उस टाइम पर,
और जब ये क्वेश्चन बना था तब इसका आंसर था 2022, ठीक है, यानी 2022 तब इसका आंसर था जब ये क्वेश्चन बना था। हालांकि अब ये क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं बनेगा आपके लिए, हाँ आप गूगल कर सकते हो इसका जो है अगला वाला जो है। चलिए आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण है? इनमें से कौन सा वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेक, ठीक है। जो चेक होता है उसको वैकल्पिक मुद्रा के नाम से जानते हैं, या वैकल्पिक मुद्रा का एक अच्छा सा एग्जाम्पल है चेक। चलिए, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में वास्तविक विकास दर लक्षित विकास दर से कम थी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी लोग आंसर जरूर दिया करो, आंसर नहीं दोगे तो मजा नहीं आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना। इस पंचवर्षीय योजना में अगर हम बात करें तो जो वास्तविक विकास दर थी वो लक्षित विकास दर से कम थी। क्लियर है, चौथी आपको याद रखनी है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन के आता है, तो आप लोगों को ये चीज जो है याद रखनी है। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से क्या वैकल्पिक मुद्रा का उदाहरण? ये क्वेश्चन हो गया 26, अच्छा सॉरी ये तो क्वेश्चन हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 28 का जवाब दीजिए। संविधान किस तिथि को पूर्णतया बनकर तैयार हो गया था? बताइए। चलिए, तो इसका राइट आंसर आपको पता होगा कि 26 नवंबर 1949 को जो हमारा संविधान था वो बनकर तैयार हो गया था, लेकिन लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। तो अगर लागू होने की अगर बात करेंगे तो 26 जनवरी, और बनकर कब तैयार हुआ था? तो 26 नवंबर 1949। क्लियर होना चाहिए ये चीज आपको। बाकी आपको पता है कि संविधान बनने में टोटल कितना समय लगा था? तो 2 साल 11 महीना और 18 दिन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए क्लियर हो जाना चाहिए आपको ये। भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या है? ये आप बता दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसकी जो है आप सबको पता है कि लोकतांत्रिक है, यानी भारत की जनता ही जो है सर्वोपरि है यहाँ का। चलिए, तो राजनीतिक शक्ति जो है ये भारत की जनता के द्वारा है। क्वेश्चन नंबर 30, शिक्षा शब्द किससे संबंधित है? आपको पता है कि जो हमारी संविधान है, संविधान में टोटल जो है 12 अनुसूचियां हैं, और उन 12 अनुसूचियों में जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 सूचियों के बारे में दी गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। उसमें अगर हम बात करें शिक्षा किस क्षेत्र में, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि आप जो है बीएड का एग्जाम देने जा रहे हो, तो समवर्ती सूची जो है ये आपका राइट आंसर बन जाएगा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकार विशेष रूप से प्रतिबंधित हो सकते हैं? ये आप बता दीजिए राइट आंसर इसका। बहुत बढ़िया, तो इसका जो है राइट आंसर मैं आपको बता देता हूं। 30 जो है इसका ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 33 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूं अनुच्छेद 33, इसके तहत जो है जो सशस्त्र बलों के जो हैं अंतर्गत सशस्त्र बलों के जो मौलिक अधिकार होते हैं वो विशेष रूप से प्रतिबंधित हो सकते हैं। क्या यहां तक क्लियर है सभी को? क्या यहां तक क्लियर है? चलिए, तो आज जो है इतने ही क्वेश्चन थे। आप लोग जरूर कमेंट करना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ताकि हम डेली आपके लिए वीडियो लेकर आ सकें, और आप जो है 80 से 90 नंबर अपनी तैयारी जो आज तक की हो उसमें 80 से 90 नंबर मैं आपको बढ़वा सकूं। आपको हिंदी की भी प्रैक्टिस पेपर मिलती रहेगी बीच बीच में, तो आप बिल्कुल भी घबराए नहीं। ओके, तो जैसा भी लगा हो, अगर आप वाकई में बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आपके लिए संजीवनी का काम करने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।